जो राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं उनको महत्वपूर्ण पत्रकार माना जाता है, जबकि इसके अलावा भी समाज जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर लोग लिखते हैं। लोग आर्थिक विषयों पर लिखते हैं, पर्यावरण पर लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लिखते हैं। समाज जीवन की सब गतिविधियों के बारे में लिखने वाले लोग हैं, पर हम जिन्हें पहचानते हैं, जिन्हें जानते हैं, वो लोग हैं जो राजनीतिक विषयों पर लिखते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। और ये अंतहीन बहसें हैं, चलती रहती है, इनका कोई और छोर नहीं है। और जैसे आप कुछ अच्छी बात कहने को होंगे तैसे एंकर आपको रोक देगा कि कुछ ऐसा मत कहे तो कि कुछ भला हो जाए, इस कार्यक्रम से कुछ अच्छा निकल जाए, पूरा प्रयास उसका भी रहता है। ये भी इस चीज़ का अध्ययन होना चाहिए कि जो शो कंडक्ट करते हैं, मैं भी क्योंकि एंकर रहा हूँ और मैंने भी ऐसी हरकतें की हैं, कि जो शो कंडक्ट करते हैं वो कितनी देर खुद बोलते हैं और कितनी देर दूसरों को बोलने देते हैं। वो कुछ जानने के लिए पूछते हैं या उलझाने के लिए पूछते हैं, या वो चाहते हैं कि चर्चा से कुछ निकल के आए या एक संवाद के बजाय वितिंडा विवाद खड़ा हो जाए। तो ये पूरी पत्रकारिता है प्रिंट के बाद जो आई है, उसने एक अलग तरह का दृश्य हिंदुस्तान के सामने रचा है और इसी पर सारी लीलाएं रची जा रही हैं। ये किसी को रातों रात हीरो बना सकता है। एक जमाने में बड़ी शिकायत होती थी हिंदुस्तान के लोगों को कि हमारे सारे नेता बूढ़े हैं, नौजवान हमारा नेता क्यों नहीं है। इसलिए सारे नेता बूढ़े थे कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश था, जब तक आपको देश जानता था तब तक आप बूढ़े हो जाते। आज टेलीविजन ने नौजवानों को नेता बनाना शुरू कर दिया, रातों रात कोई भी किसी को नेता बना देता है। बहुत कम समय में लोग पूरी अखिल भारतीय पार्टियां खड़ी कर लेते हो, देश भर में चुनाव लड़के हार के घर भी चले जाते हैं। तो ये संभव हुआ है टेलीविजन क्रांति के चलते। एक मीडिया में जो क्रांति हुई है उसने चेहरों की पहचान संभव की है। बहुत जल्दी लोग एक दूसरे को जान गए। रघु भाई ने पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह जिया है और वो खुद बताएंगे कितने समय के बाद जो है उनको मध्य प्रदेश के लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा, फिर देश के लोगों ने जाना होगा, फिर उनकी एक उत्तर भारत में पहचान बनी होगी। आज कितना आसानी के साथ कोई भी नेतृत्व तो खड़ा हो जाता है। हमें थोड़ा मैच नहीं करते पर लेवल के लोग बुलाए गए, हमें पता होता कि ये बैठे हैं या तुम्हें आते ही नहीं। इस तरह के भी नखरे हैं। मतलब कितनी जिल्लतें टेलीविजन वाला जो पत्रकार है, कितनी जिल्लतें सह रहा है और जिल्लतें सह के भी वो अपना टेलीविजन को चलाना है। आपने देखा होगा, कभी दुर्गति इतनी देखी नहीं होगी, इतनों को बाइट देंगे। अगर वो बाइट देना शुरू कर दें और 2-2 मिनट भी किसी को बाइट दें तो शाम तक सिर्फ बाइट ही देते रहेंगे। 500 तो चैनल है। और अगर आपको 2-3 भाषाएं आती हैं तो आपको और समस्या है। मराठी, माझा मराठी भी खड़ा है, माझा गुजराती भी खड़ा है, उर्दू वाला भी खड़ा है, अंग्रेजी वाला भी खड़ा है, हिंदी वाला भी खड़ा है। 5 भाषाएं बोलते तो और मरोगे। हर आदमी आपसे बात करना चाहता है, तो बहुत संकट है। वो क्या करे, वो बाइट दे कि अपना काम करे कि यही करता रहे। तो आजकल जैसे पहले जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो जो है नेताजी देखते थे, भाई पीटीआई यूएनआई वाले आए नहीं है, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते थे। आजकल लोग कहते एएनआई वाला आया नहीं क्या भाई। एएनआई जो है टीवी की वो है एजेंसी जो सबको खबर बांट देता है, तब वो एएनआई वाले का इंतजार करते हैं। पर काम जो है कठिन होता जा रहा है और राजनीति के साथ जो उसका रिश्ता है बदस्तूर बदलता जा रहा है। और आप ये देखें कि जैसे मीडिया में कभी ऐसा नहीं था कि लोगों की पार्टी लाइन तो पॉलिटिकल लाइन तो रहती थी, पर पार्टी लाइन नहीं रहती थी पत्रकारों की। पॉलिटिकल लाइन रहती थी, उसमें समाजवादी भी थे, जनसंघी भी थे, हर तरह के पत्रकार होते थे जो अपने विचारों को लेकर बड़े प्रतिबद्ध रहते थे। पर अपनी जो लेखन उनका होता था, उस लेखन में उस विचारधारा को नहीं आने देते थे। उनकी पॉलिटिकल लाइन बड़ी स्ट्रांग रहती थी। आज उनकी पॉलिटिकल लाइन तो उनको खुद नहीं पता है कि क्या है, पर पार्टी लाइन बड़ी मजबूत है कि वो भाई फला जी के आदमी है या फला पार्टी के लिए काम करते हैं। पूरा समय देकर के काम करते हैं, साथ में चैनल में भी है, अखबार में भी है। इस तरह के भी संकट खड़े हैं। ऐसे में निरपेक्ष होकर के रिपोर्टिंग, निरपेक्ष होकर विश्लेषण ये कठिन होता जा रहा है। इस चुनाव में आप नहीं कर पाया, उसको लगा ही नहीं कि कुछ बदल रहा है। आप खासकर जो कॉलम्स को लिखने वाले लोग हैं, विश्लेषकों की वाणी सुने। मैं सर्वे की बात नहीं करता कि सर्वे तो आमतौर पर प्राइवेट रहते हैं, पर जो विश्लेषक थे, विश्लेषक अपनी लाइन से हिलने के लिए तैयार नहीं। वो वही बोल रहे थे जो वो सालों से बोलते आ रहे हैं। अरे गजब ये है कि आप नाम देखकर नाम पढ़ लो तो पता चल जाएगा इन्हें क्या लिखा होगा। आज पाठक के लिए पढ़ना शायद इसलिए बंद कर दिया है कि उसको पता है कि ये है साहब तो क्या लिखेंगे। फोटो भी आजकल लगने लगी, पहले फोटो नहीं लगती थी।
जो पढ़ के देखना पड़ता था, अब सकल देख के पता चल जाता है। विचारधारा के प्रति हद से अधिक आग्रह, सत्य को अस्वीकार करना, सत्य को न देखना, विचारधारा धर्म नहीं है। विचारधारा आपके निजी जीवन में है और विचारधारा आपको रास्ता देती है जिसके आधार पर आप एक ड्रीम देखते, एक सपना देखते, एक ऐसा समाज खड़ा होना चाहिए। पर विचारधारा आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी आंखों पर पर्दा डाल दें, आप सत्य को देखना बंद कर दें। विचारधारा का मतलब ये नहीं है। इसलिए आप देखिए कि जो लोग विचारधारा का बहुत आग्रह करते हैं उनकी और जनता के बीच नहीं जाते, जनता की हलचलों की, जनता के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, जो परिवर्तन की भावनाएं चल रही हैं, जिनका उसको पता नहीं है उनका हाल क्या हुआ। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिणाम आप देखिए, जो सबसे आग्रही पार्टी है विचारधारा की, 2 सीटें उसको मिली। कम से कम आपको 4 मिल गए तो कंधा देने के लिए किसी पार्टी को या किसी दल को 4 लोग मिल जाए, उनको 4 तो कम से कम मिल गए। मुलायम सिंह जी को भी 4 मिले हैं, रघु भाई के पुराने साथी हैं, उनको भी 4 सीटें मिल गई हैं। वो स्वयं 2 जगह से जीते हैं और हिम्मत नहीं है कि आजमगढ़ जाए लड़ने के लिए, तो आजमगढ़ की सीट ले रहे भाई, मैनपुरी छोड़ रहे हैं। तो ये अपने आप की चीज है कि क्या चल रहा है, परिवर्तन किस तरह से चल रहे हैं। और जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो परिवर्तनों का आपको पता चलता है। हमारा संपर्क टूट गया है, हमने रिपोर्टिंग लगभग करनी बंद कर दी। आज हम विचार परोस रहे हैं। रिपोर्टिंग ही पत्रकारिता का जो मूल है वह रिपोर्टिंग है, जनता से रिश्ता। आज एक रिपोर्टर है, उसका किससे रिश्ता है? उसका रिश्ता है अपने शहर के कलेक्टर से, उसका रिश्ता अपने शहर के एसपी से, उसका रिश्ता होगा शायद हमारे मित्र चौधरी साहब से। इसके नीचे वो नहीं जाता। ये जनता नहीं है, ये सरकार है, ये सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये जो बताएंगे वो समाचार नहीं है, जाने की जहमत भी नहीं उठाता। मुजफ्फरनगर दंगों की जितनी गलत रिपोर्टिंग हुई है, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई मीडिया के द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार के द्वारा, अद्भुत गलत रिपोर्टिंग हुई, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैदान में जाने का हमारा स्वभाव नहीं है। हम जाकर के हम शहर में एक देवदूत की तरह उतरते हैं। आजकल जैसे मस्त कहीं पे आप नारियल पानी बेचोगे तो पत्रकारिता ज्यादा अच्छा काम चलेगा, कोई समस्या नहीं, किसी ने देखा क्या पत्रकारिता में आ रही है। लेकिन आप पत्रकारिता में आते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, सामाजिक कार्यों में आते हैं, अगर इन कामों में आते हैं, उसकी कीमत देने के लिए तैयार है। उसकी जो उसके पीछे अच्छा करो, बुरा करो, कुछ कर ही नहीं रहे। ये मन में कर जाता हूं कि कुछ करने वाले, इसलिए ऐसा आदमी लागत कुछ तो करे, अच्छा करे, बुरा करे, जो करे, कुछ तो करे। मतलब ऐसी हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संवाद के बल पर जिंदा रहता है। हम इंतजार करते थे कब बदला का फायदा, कब प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो ये भी चीज है, मीडिया को सवाल उठाने की आजादी है, लोगों को भी आप सवाल करने की आजादी है, लोग भी सवाल करें, मीडिया भी सवाल करें, और सवालों से ही कोई लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं आज इस मौके पर लोकतंत्र की इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हुए, और मैं आप सबको अपने दायित्वों का विमोचन कराना चाहता हूँ। एक नागरिक के नाते हमारी जो चेतना होगी, जैसा हमारा समाज होगा, वैसा हमारा मीडिया बनेगा, वैसे हमारी राजनीति बनेगी। क्योंकि हमारा ही काम है लोगों पर नजर रखना, वार्ताएं रखना। आज इस देश को आप मीडिया के भरोसे, राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत कठिन समय से देश गुजर रहा है, जब देश के सामने अनेक विकास चुनौतियां हैं। मैं लोकेंद्र को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी भी हैं, और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने उनको कहा कि आप नीचे पढ़िए, उसका बुरा नहीं माना। बहुत शुभकामनाएं उनकी फैमिली के लोगों को, परिवार के लोगों को, और मंच पे जो विराजे हैं सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अगर लिखते पढ़ते इन लोगों के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे समाज माना जाता है कि लिखना पढ़ना ये तो ऐसे लोग काम है जिनको कोई काम नहीं करो, लिखते पढ़ते हैं, कुछ कमाओ खाओ, तो कम से कम लिखने पढ़ने वालों का आदर हो रहा है। आप यहाँ पर आए, पुस्तक के विमोचन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है। मेरे दिल्ली के आयोजन देखे हैं, 10 से 15 लोग आके किसी भी किताब का विमोचन कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाते हैं, जिनको कोई सुनता नहीं है, बेअसर बातें कह के चले जाते हैं। आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और